हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 12/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 19 है। इससे पहले 18 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है डैश सबसे पुराना उपनिषद है। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा उपनिषद है जो कि सबसे पुराना है। तो छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब उपनिषद की बात आई है तो उपनिषद की जान लेते हैं। उपनिषद की कुल संख्या कितना है, तो 108 है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं है। तो कौन से ऐसे आवर्त में कोई उपधातु नहीं है। तो पहला और सातवां में कोई उपधातु नहीं है। और बात की जाए कि उपधातु क्या है, आवर्त पहले आवर्त और सातवें आवर्त में कोई भी उपधातु नहीं है। अगर बात की जाए कि उपधातु की संख्या कितनी है, तो उपधातु की संख्या 7 है। कौन कौन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। एंटीमनी को एसबी से सूचित किया, एंटीमनी टोलोनियम टीई और पोलोनियम पीओ से सूचित किया जाता है। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने हैं उपधातु। उपधातु की संख्या 7 है। और बात की जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितने हैं, तो 118 है, जिसमें से 91 क्या है, धातु है। और अधातु की संख्या कितना है, 20 है। और 7 क्या है, उपधातु है। तो जोड़ेंगे कुल कितना आएगा, 118 कुल तत्व हैं। और बात यह है उपधातु की, तो पहले आवर्त में एक भी उपधातु नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से आवर्त है जिसमें केवल गैस है। तो पहले आवर्त में केवल गैस है, जिसमें जो कि हाइड्रोजन और हीलियम है, दो ही ऐसे तत्व है जो वो भी क्या है, गैस है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। और बात की जाए कि दूसरे आवर्त में कितने उपधातु हैं, तो दूसरे आवर्त में एक ही उपधातु है। और तीसरे आवर्त में कितने उपधातु है, तो तीसरे आवर्त में 2 है। तीसरे आवर्त में भी एक ही उपधातु है। और चौथे आवर्त में भी कितने हैं, चौथे आवर्त में 2 है। और पांचवें आवर्त में भी 2 उपधातु है। और छठे आवर्त में 1 है, यानी 1 1 2 2 2 4 4 2 6 और 1 कितना है, 1 7, यानी 7 गो उपधातु है, जो कि पहले और सातवें आवर्त में कोई उपधातु नहीं लिखा गया है। और बात की जाए कि आवर्त कैसे होता है, दाएं से बाएं की तरफ क्या होते हैं आवर्त, दाएं से बाएं की ओर रहता है उसे आवर्त कहते हैं। और वर्ग किसे कहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आता है उसे वर्ग कहते हैं। इतना याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो आधुनिक आवर्त सारणी ने मोस्ले ने दी। कब दिए थे, 1913 में दिए थे। और बात की जाए कि आवर्त सारणी किसने दी, तो आवर्त सारणी मेडलिफ ने दिए थे, याद रखिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोल्डर यानी टाका में घटक होता है। तो टाका किसका मिश्र धातु होता है, तो टीन और सीसा का। टीन को पीबी से सूचित किया जाता है, और लेड को पीबी से और टीन को एसएन से सूचित किया जाता है। यानी सोल्डर यानी टाका किसका मिश्र धातु है, टीन और सीसा का मिश्र धातु है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे का उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा डैश यूनिट होगी। तो कितनी यूनिट होगी वह निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसे क्या करेंगे, 300 वाट गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। 2400 को जब हम 1000 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, या 1 शून्य जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, यानी 2.4
4 क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो 2.4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी देखिए, तो 2.4 है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होगा। तो क्या होगा, तो सशक्त एसिड और सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। सशक्त एसिड और कमजोर बेस यानी कि मजबूत एसिड यानी अम्ल और कमजोर क्या होगा, क्षार होगा, याद रखिएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तीसरे नियम के लिए सही है। तो कौन सा नियम है, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है, तो क्रिया के प्रति प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में समांतर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, एलॉय का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। या जोड़ी में पूछा है, तो जोड़ी में कितना होता है, तो 23 जोड़ी होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछता कि कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 46 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नसाउ किस देश की राजधानी है। तो बहामास की राजधानी क्या है, नसाउ है। और बहामास की करेंसी क्या है, तो वो है डॉलर, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक सर्किट के मध्य में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। जब इसे 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट के द्वारा प्रवाहित होते हैं तो समय ज्ञात करें। तो हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि क्या करना होता है, क्या देखना होता है, तो क्या क्या दिया गया और क्या पूछा गया। यानी आवेश आवेश दिया गया कि आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, क्यू बराबर दिया गया है, क्यू बराबर क्या दिया गया, क्यू बराबर दिया गया है 300 और आई दिया गया है कितना, 0.5 एम्पियर। और पूछा गया है प्रवाहित समय पूछा गया यानी टी बराबर वाट। जैसा कि हम जानते हैं क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, नहीं जानते तो कॉपी में नोट कर ले। और तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी। तो क्यू का मान कितना है, 300 है। और टी का मान यहाँ तक क्या हो जाता, आई होता। टी बराबर क्यू बाई क्या हो जाता, क्यू बाई आई हो जाता। आई का मान कितना है, तो 0.5। जब दशमलव यहाँ से हटेगा तो ऊपर जाएगा 0, तो काटेंगे 5 से, तो 6×5 = 30 यानी 2 को 0 और यानी 600 क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 सेकेंड। तो देखिए 600 सेकेंड कौन है, ऑप्शन ए देखते हैं तो 600 सेकेंड है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो कौन है, शीर्ष विभज्यों तक होता है जो कि तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या होता है। तो क्या होता है, मीडियम एक्सपोर्ट्स प्राइस होता है। एम से क्या हो गया, मीडियम, ए से क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, और पी से क्या हो गया, प्राइस हो गया, यानी ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश सरीसृप में डैश होता है, वर्ग सरीसृप में डैश होता है। तो वर्ग सरीसृप में क्या होता है, शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचार होता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त सारणी में
चौथे आवर्त में डैश तत्व को उपस्थित होते हैं। कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं 18। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात अब बताए थे कि आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त कैसे दिखाता है? तो बाएं से दाएं की ओर लिखाता है। तो आवर्तों की पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितने हैं? तो 7 हैं। तो पहले आवर्त में कितने तत्व है? तो 2 है, और दूसरे में 8, तीसरे में 8, और चौथा में कितना है? 18, पांचवा में भी 18, छठा में 32 और सातवां में भी 32 है। कुल जोड़ेंगे तो कुल तत्वों की संख्या 118 आ जाएगा। तो हमारे इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। देख लीजिए 1 2 3 4, यानी चौथे आवर्त में कितना है? 18। अगर पूछता है पाँचवें में, तो पाँचवें भी 18, छठा में कितना है? तो 16 है, भले 32 है, और सतवां में भी 32 है। याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए 2 8 8 18 18 32 32। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम डैश होता है? तो क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश ध्वनि में संचरण कर सकती है? ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है? तो देखते हैं, केवल द्रव पदार्थ में, केवल गैस में, केवल ठोस पदार्थ में, या फिर यह सभी विकल्प? तो क्या हो जाएगा? यह सभी विकल्प हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि को चलने के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि से ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है ताप, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर 0.01 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। मगर ताप पर मगर प्रेशर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, CO2 में 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो CO2 का सापेक्षिक द्रव्यमान निकालिए। तो निकालते हैं, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 12 होता है। O2 का कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। यानी 2 को ऑक्सीजन है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, इसका द्रव्यमान संख्या 16 होता है। तो 16 गुने 2 यानी हो जाएगा 32। तब 12 प्लस 32 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 2 2 4 और 3 1 4, यानी 44। 44 को जब हम 88 में भाग करेंगे तो क्या मरतबे कटेगा? 2 मरतबे कटेगा। वही हमारा अणुओं की संख्या आ जाएगा, यानी 2 है हमारा अणुओं की संख्या। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस वस्तु का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन हो जाएगा? हथौड़ा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो कौन ऐसा विकल्प है जो कि अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग होता है, लगभग 25%। यही गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए देख लेते हैं, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह सही है, पश्च मस्तिष्क का क्या होता है? एक भाग होता है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। यह भी सही है। और इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक्स होता है। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जहाँ जी बराबर दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखना होता है क्या क्या दिया गया है, क्या पूछा गया था। दिया गया है m बराबर यानी द्रव्यमास दिया गया है, कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। और ऊंचाई कितना दिया गया है? यानी h दिया गया है 5, और g दिया गया है कितना? g दिया गया है 9.8। और पूछा गया है क्या? निहित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है बराबर वाट। जैसा कि हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कॉपी में नोट कर ले, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mg
एच। एम का मान कितना है, एम का मान हो गया 12 और जी का मान कितना 9.8 और एच का मान कितना है 5 है। यहाँ तो दशमलव हटेगा तो बटा में क्या आएगा 10 आएगा। 5 को जब 2 से काटेंगे तो 5 गुना 10, ये 6 मरतबे कट जाएगा। जब 98 को तो आएगा पीई बराबर कितना आएगा 6 गुने 98, तो इसे गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 539। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इसलिए 539 जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मोमीटर से ताप को मापा जाता है और स्पीडोमीटर से गाड़ी की गति मापी जाती है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनावों में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है, तो वह है 18 वर्ष। ऑप्शन डी, इससे पहले 21 वर्ष था, पर 61वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन यह पूछा जाता है, याद रखिए। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 1989 के तहत इसे मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बल यानी बल को क्या कहते हैं, फोर्स, इसे एफ से सूचित किया जाता है। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, जहाँ एम हो गया द्रव्यमान, ए हो गया त्वरण। और इसका पूछता कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट हो जाता न्यूटन। और इस फॉर्मूला से यूनिट क्या निकलता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि केजी द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। या तो ये हो जाएगा यूनिट या तो यह हो जाएगा, मगर ज़्यादातर यही यूनिट रहता है क्योंकि न्यूटन ने दिए थे, तो याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है कुछ ग्रहों के उपनाम हैं, उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बृहस्पति को क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है P यानी शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ है, तो P बराबर शक्ति को P यानी पावर को P से सूचित किया जाता है। P बराबर होता है W/T, जहाँ W हो गया कार्य, क्या हो जाएगा कार्य, और T हो गया समय, क्या हो गया समय, और P क्या हो गया शक्ति यानी कि पावर। तो W बराबर क्या होगा, तो P बराबर W/T हो जाएगा। और पूछा जाए कि शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। इस फॉर्मूला से निकाले तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो जूल और प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि समय का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकेंड होगा। या तो यह हो जाएगा यूनिट या फिर यह हो जाएगा क्या, वाट या फिर जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इस फार्मूला से आएगा और न्यूटन वाट ने दिए थे, इसलिए वाट इसका शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और अपने अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई ऐसे वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।